नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे कामतानाथ जी की कहानी लाख की चूड़ियों पर। जी। ये कहानी वसंत भाग 3 से है और इसमें बदलू नाम के एक मनिहार मतलब चूड़ी बनाने वाले कारीगर, हाँ। उसकी कला और कैसे मशीनों के आने से उसकी जिंदगी बदली, ये सब बताया गया है। हाँ। तो आज हम बदलू के कैरेक्टर को, उसकी जो पारंपरिक कला है और मशीनीकरण का उस पर क्या असर हुआ, इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। और कहानी के जो मुख्य संदेश है उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं कथावाचक के बचपन की यादों से, जब वो बदलू से मिलता था। हाँ, कथावाचक को अपने मामा के गांव जाना बहुत अच्छा लगता था और सबसे बड़ा कारण था बदलू। अच्छा। हाँ, क्योंकि बदलू उसे ढेर सारी लाख की वो रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। अरे वाह। हाँ, वो गोलियां तो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। बिल्कुल। और मजे की बात ये कि गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू मामा नहीं कहते थे, हालांकि वो मामा के गांव का था। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा, उसे बदलू काका कहते थे। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि कथावाचक भी उसे काका कहता था, तो बाकी बच्चे भी वही कहने लगे। शायद उसका स्वभाव ही ऐसा था, स्नेह वाला। हाँ, हो सकता है। अच्छा, उसके काम करने की जगह का जिक्र भी है कहानी में। वो नीम का पेड़। जी, नीम के पेड़ के नीचे वो एक मच्छिया पर मतलब छोटी सी स्टूल पर बैठता था। पास में भट्टी दहकती रहती थी, जहाँ वो लाख पिघलाता होगा। हाँ, लाख पिघलाता था और वहीं बैठकर वो चूड़ियां बनाता था। ये पूरा सीन आंखों के सामने आ जाता है। सही कहा। पर ये सिर्फ बनाना नहीं था, ये एक पूरी कला थी, है ना? यकीनन एक कला थी। पहले लाख को पिघलाना, फिर उसे एक धातु की छड़ होती है सलाख, उसके सिरे पर चढ़ाकर थोड़ा खींचना, फिर लकड़ी की गोल मुंगेरियां होती थी बेलन जैसी, उन पर डालकर चूड़ी को सही गोल आकार देना। अच्छा, काफी स्टेप्स हैं। हाँ, और फिर आखिर में उन पर रंग करना। दिन भर में मुश्किल से 4-6 जोड़े ही बन पाते थे। बहुत धैर्य और हुनर का काम था ये, और ये उसका पुश्तैनी पेशा था। और एक और दिलचस्प बात थी कि वो पैसों के लिए ज्यादा मतलब झगड़ा नहीं करता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं, राइट, वो करता था। लोग अनाज दे गए, चूड़ियां ले गए। हाँ, ये उसका स्वभाव था। बहुत सीधा सादा, कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा गया उसे। तो ये सिर्फ पुरानी व्यवस्था थी, इसमें उसकी कला के प्रति एक सम्मान भी था कि पैसों से नहीं तौलना। मेरे ख्याल से दोनों बातें थीं। सीधा स्वभाव तो था ही, लेकिन हाँ, शादी ब्याह के मौकों पर वो जरूर अड़ जाता था। हाँ, सुहाग के जोड़े का जिक्र आता है। बिल्कुल, सुहाग का जोड़ा, उसका महत्व अलग था। उसके लिए वो फिर पूरी कीमत वसूलता था, अनाज भी, कपड़े भी, पगड़ी भी और पैसे भी। अच्छा। हाँ, तब वो अपना हक जताता था। हाँ, तब लगता था कि वो अपनी कला का सही मूल्य मांग रहा है। सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग। लेकिन एक चीज थी जिससे उसे सख्त नफरत थी। कांच की चूड़ियां। हाँ, किसी औरत की कलाई पर देख लेता था तो अंदर ही अंदर कुड़ जाता था। हाँ, चिढ़ जाता था एकदम। ये चिढ़ सिर्फ रोजी उर्पी की थी या कुछ और भी था, जैसे अपनी कला को कमतर आंकना? शायद दोनों ही बातें थी। उसे लगता था कि एक कांच की चूड़ियां उसकी लाख की चूड़ियों की जगह ले रही हैं। और फिर जब कथावाचक शहर की बात करता है, हाँ, वो कहता है कि शहर में तो सब कांच की पहनती हैं। तो बदलू का जवाब देखिए। कहता है, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां की औरतों की कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। हाँ, इसमें एक ताना सा है। बिल्कुल, एक व्यंग है। वो शायद सिर्फ मजबूती और नजाकत का फर्क नहीं बता रहा था, बल्कि वो जो हाथ की कला है, पारंपरिक चीज है, और जो मशीन से बनी आधुनिक चीज है, उसके बीच का तनाव दिखा रहा था। सही कहा। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। करीब 8-10 साल बाद कथावाचक फिर गांव जाता है। जी, और अब वो बड़ा हो गया है। पिता की बदली के कारण गांव जाना होता है। हाँ, और अब उसे लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही। समय बदल गया था और गांव भी बदल गया था। अब ज्यादातर औरतें कांच की चूड़ियां ही पहने दिखती थीं। और बदलू कैसा मिला उसे? बदलू भी बदल गया था। उसका काम तो बंद हो ही चुका था। शरीर भी ढल गया था, कमजोर हो गया था। उसे खांसी भी रहने लगी थी। उसने बताया कथावाचक को कि अब गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। उसकी लाख की चूड़ियों को कोई पूछता ही नहीं, और यही वो मशीनी युग की बात करता है। हाँ, वो बहुत मार्मिक हिस्सा है। मशीन युग है ना ये लला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर वो दर्द भरी लाइन, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। उफ, ये सिर्फ रोजगार जाने की बात नहीं है। नहीं, ये उन हुनरमंद हाथों के बेकार हो जाने का दर्द है। एक पूरी पीढ़ी की कला, एक संस्कृति जैसे खत्म हो रही हो। सही कहा। कारीगरों की बेबसी दिखती है इसमें। और उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई थी। हाँ, कि उसे अपनी गाय तक बेचनी पड़ी।
जो शायद उसके लिए एक और सहारे का जरिया रही होगी। इससे पता चलता है कि असर कितना गहरा था। बिल्कुल। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी बदलू का जो स्वाभिमान था वो नहीं टूटा। नहीं, वो नहीं टूटा। ये बात तब पता चलती है जब कथावाचक उसकी बेटी रज्जो, हाँ, रज्जो की कलाई पर लाख की चूड़ियां देखता है। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। और बदलू बताता है कि ये आखिरी जोड़ा था जो उसने बनाया था जमींदार की बेटी की शादी के लिए। अच्छा। लेकिन जमींदार उसके सिर्फ 10 आने दे रहा था। बस 10 आने, इतने कम? हाँ, तो बदलू ने मना कर दिया, सौदा ही नहीं किया, कह दिया शहर से ले आओ। वाह, मतलब पैसे कम मिले इसलिए नहीं, बल्कि कला का अपमान हुआ। बिल्कुल, उसने अपनी कला का अपमान बर्दाश्त नहीं किया। यही कहानी का सार है शायद, कि बदलू हालात से भले हार गया, पर उसने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। सही कहा। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नाजुक नहीं था कि जरा सी ठेस लगी और टूट गया। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक पारंपरिक कारीगर की जिंदगी, उसकी कला के लिए उसका प्यार, मशीनीकरण का असर और इंसान के स्वाभिमान की एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर पेश करती है। हाँ, बदलू जैसे लोग बदलते समय में परंपरा और आधुनिकता के बीच जो एक संघर्ष चलता है उसका प्रतीक बन जाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बदलू जैसे जो अनगिनत कारीगर हैं, उनकी कला का क्या भविष्य है? ये बड़ा सवाल है। क्या उन्हें बाजार के हिसाब से बदलना ही होगा, या फिर उनकी जो पारंपरिक शैली है, उनका जो स्वाभिमान है, उसे बचाने के भी रास्ते हो सकते हैं, भले ही वो आर्थिक रूप से उतने फायदेमंद ना लगे? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना उस समय था।